नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल गेम, जो रोजाना ठीक शाम 4 बजे आपके लिए लेकर आता है देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी और अहम खबरों का विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय और आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे देश की राजनीति से जुड़ी 3 बड़ी और बेहद अहम खबरों पर विस्तार से। पहली खबर दिल्ली की बहुचर्चित शराब नीति मामलों से जुड़ी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। क्या यह मामला अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है या अभी कानूनी लड़ाई बाकी है? दूसरी खबर राज्यसभा की 37 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर है। देश के कई राज्यों में सियासी गणित तेजी से बदल रहा है। किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसकी बढ़ सकती है मुश्किलें। और तीसरी खबर बिहार की उस 5वीं राज्यसभा सीट से जिस पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। क्या एनडीए का गणित बिगड़ेगा या महागठबंधन की रणनीति फेल होगी? तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दिल्ली की राजनीति का सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला मामला, जिसे आम भाषा में दिल्ली शराब घोटाला कहा गया, वही मामला जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व आबकारी कमिश्नर कुलदीप सिंह, बीआरएस नेता के कविता और कुल 23 आरोपी शामिल थे। अब उस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने की कहानी लंबी है। गिरफ्तारी, पूछताछ, चार्जशीट, हजारों पन्नों के दस्तावेज, कथित साजिश की थ्योरी, साउथ ग्रुप का जिक्र, करोड़ों के लेन देन का आरोप और अंत में अदालत की सख्त टिप्पणियां। आज हम इस पूरे मामले को शुरुआत से लेकर फैसले तक विस्तार से समझेंगे। आखिर किस मामले में गिरफ्तारी हुई थी, कुल कथित घोटाला कितने का बताया गया, कब कब कौन गिरफ्तार हुआ और आखिर अदालत ने किन आधारों पर कहा कि सबूत अपर्याप्त है। सबसे पहले पृष्ठभूमि, साल 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। इस नीति का उद्देश्य बताया गया शराब की बिक्री व्यवस्था में सुधार, राजस्व बढ़ाना और निजी खिलाड़ियों को लाइसेंस देकर सरकारी दुकानों की जगह नई संरचना लाना। इस नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली और इसे तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की देखरेख में लागू किया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही आरोप लगने लगे कि इस नीति के तहत लाइसेंस वितरण और मुनाफे के मार्जिन तय करने में कथित तौर पर कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। आरोप यह भी लगे कि लाइसेंस फीस में छूट दी गई, कुछ शर्तों में बदलाव किया गया और बदले में कथित रूप से रिश्वत ली गई है। सीबीआई और बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में जांच शुरू की। कुल कथित अनियमितताओं और अवैध लेन देन को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि नीति में बदलाव के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए के लाभ समूहों को पहुंचाए गए और कथित तौर पर लगभग 100 करोड़ रुपए की अवैध रकम राजनीतिक फंडिंग को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई। हालांकि यह आंकड़ा आरोपों का हिस्सा था, जिसकी पुष्टि अदालत में सबूतों के जरिए होनी थी। अब बात गिरफ्तारी की। सबसे पहले मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि उन्होंने नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई और कथित साजिश का हिस्सा थे। पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। महीनों तक वे जेल में रहे। फिर मार्च 2024 में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोप था कि वे कथित साजिश के मुख्य सूत्रधार हैं और नीति से जुड़े निर्णयों में अंतिम मंजूरी देने वाले पद पर थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। विपक्ष ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया, जबकि जांच एजेंसियों ने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। अब आते हैं अदालत की प्रक्रिया पर। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया कि एक साउथ ग्रुप नाम कथित लॉबी ने नीति में बदलाव के बदले रिश्वत दी है। कुछ लोगों को अप्रूवर बनाया गया, यानी जिन्होंने कथित साजिश का हिस्सा होने की बात स्वीकार कर बयान दिया। लेकिन जब मामला आरोप तय करने के चरण में अदालत पहुंचा तो जज ने रिकॉर्ड का गहन अध्ययन किया और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष में दावे मुख्य रूप से एक गवाह के बयान पर आधारित है, विशेषकर पीडब्ल्यू 225 के बयान की एक पंक्ति पर उस बयान की संतुष्ट पुष्टि नहीं थी। कोर्ट ने कहा एक असमर्थित बयान से आपराधिक साजिश स्थापित नहीं की जा सकती। अदालत ने पाया कि दस्तावेजी रिकॉर्ड से
यह दिखता है कि नीति निर्माण में कई स्तरों पर विचार विमर्श हुआ है। फाइलों में नोटिसिंग थी, विभागीय चर्चाएं थी और कैबिनेट की मंजूरी भी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया, प्रशासनिक निर्णय और आपराधिक साजिश दो अलग अलग चीजें हैं। केवल यह तथ्य कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने कैबिनेट निर्णय को अनुमोदित किया है, उसे आपराधिक साजिश नहीं माना जा सकता। सबसे सख्त टिप्पणी जांच प्रक्रिया पर आई। जज ने जांच अधिकारियों से पूछा, चार्जशीट के साथ कानूनी राय की कॉपी क्यों नहीं लगाई गई? यदि ईमेल से राय आई थी तो उसकी प्रति कहां है? क्या जांच अधिकारियों ने स्वयं उन रायों को पढ़ा है? कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि किसी ने भी कानूनी राय को ठीक से नहीं पढ़ा है। जिस 3 कानूनी विशेषज्ञों की राय का हवाला दिया गया, वे अभियोजन के पक्ष में नहीं थी। चार्जशीट पर अदालत की टिप्पणी और भी तीखी थी। जज ने कहा, मैंने पहली बार देखा कि चार्जशीट में इतनी कमियां हैं। कई दावे गवाहों और दस्तावेजों से मेल नहीं खाते हैं। क्या अदालत से उम्मीद की जाती है कि वह हर बार बिना सवाल माने? अब आते हैं 10 प्रमुख निष्कर्षों पर, जिनके आधार पर आरोपियों को डिस्चार्ज किया गया। पहला, केजरीवाल के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिले। दूसरा, एक गवाह के बयान पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। तीसरा, नीति में व्यक्तिगत हस्तक्षेप या हेरफेर का कोई प्रमाण ही नहीं था। चौथा, जांच के कुछ कदम निष्पक्ष नहीं लगे। पांचवा, एक आरोपी को बिना पर्याप्त सामग्री के आरोपी बनाने पर जांच अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई। छठा, 36 पेज की कथित जीओएम रिपोर्ट अधिकारियों रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल नहीं खाती। सातवां, कथित बैठकों का कोई इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी सबूत नहीं था। आठवां, कई गवाहियों में आपसी विरोधाभास था। नौवां, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मांग का स्पष्ट प्रमाण नहीं था। 10वां, गंभीर संदेह की कसौटी भी पूरी नहीं हुई। अदालत ने कहा, आरोप तय करने के चरण पर यदि रिकॉर्ड में गंभीर संदेह उत्पन्न न हो तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यही कारण रहा कि पहले कुलदीप सिंह को बरी किया गया, फिर मनीष सिसोदिया को और अंततः अरविंद केजरीवाल को भी बरी कर दिया गया। इस फैसले का राजनीतिक असर भी बड़ा है। एक और जहां आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बताया, वहीं सीबीआई ने कहा कि वह इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगा। जांच एजेंसी का कहना है कि विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान कुछ पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं हुआ है और वे उन बिंदुओं को उच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति साफ है। विशेष अदालत ने कहा कि बिना ठोस और विश्वसनीय सबूतों के केवल आरोपों के आधार पर किसी को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। यह फैसला केवल एक केस का निष्कर्ष नहीं है, बल्कि जांच और अभियोजना की गुणवत्ता पर भी न्यायिक टिप्पणी है। अदालत ने साफ संदेश दिया कि कानून की कसौटी पर केवल तथ्य और प्रमाण ही टिकते हैं, न कि राजनीतिक शोर, न कि कथित थ्योरी और न ही अनुमान। अब आगे क्या होगा? यदि सीबीआई हाई कोर्ट में अपील करती है तो वहां इस फैसले की वैधानिक समीक्षा होगी। संभव है कि उच्च न्यायालय रिकॉर्ड का पूर्ण मूल्यांकन करे, लेकिन जब तक उच्च अदालत से कोई अलग आदेश नहीं आता, तब तक विशेष अदालत का यह फैसला प्रभावी रहेगा। और इस समय की स्थिति यही है कि दिल्ली शराब नीति मामले में सभी 23 आरोपी आरोप तय होने से पहले ही बरी कर दिए गए हैं। दिल्ली की राजनीति में यह अध्याय फिलहाल बंद हो चुका है, लेकिन कानूनी और राजनीतिक बहस अभी भी जारी है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। वजह है राज्यसभा की 37 सीटों पर होने जा रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, कुल 10 राज्यों की इन सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 5 मार्च तक चलेगी। यदि तय संख्या से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन देर शाम तक नतीजे भी आएंगे। ये सभी सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं। जिन बड़े नामों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें प्रमुख है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मौंग सिमांगी, शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नाम शामिल हैं। ऐसे में यह चुनाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रभाव का भी सवाल है। इस चुनाव में बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए की कुल सीटें बढ़ती दिख रही हैं, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक को कुछ राज्यों में
झटका लग सकता है। हालांकि कुछ जगहों पर कांग्रेस को भी फायदा होता नजर आ रहा है। आइए राज्यवार समीकरण को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की समर्थन की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से फिलहाल 286 सदस्य हैं, लेकिन 2 सीटें खाली हैं क्योंकि मौजूदा स्थिति में बीजेपी के पास 131 विधायक हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 57 और अजीत पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक हैं। इस तरह एनडीए खेमे में कुल 235 विधायक बनते हैं। इस गणित के हिसाब से एनडीए 6 सीटें आसानी से जीत सकता है। संभावना है कि बीजेपी 4 सीटें ले और शिंदे गुट तथा अजीत पवार गुट को एक एक मिले। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी विपक्ष की स्थिति देखे तो शरद पवार को एनसीपी के 10 विधायक, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 16 और कांग्रेस के 20 विधायक हैं। कुल मिलाकर 46 विधायक हैं। कुछ छोटे दलों और निर्दलियों का समर्थन मिल जाए तो एक सीट विपक्ष निकाल सकता है, लेकिन उस एक सीट पर भी आंतरिक खींचतान हो सकती है। क्या वह सीट शरद पवार खेमे को मिलेगी, उद्धव गुट को या कांग्रेस को? यही वजह है कि महाराष्ट्र में एनडीए को स्पष्ट फायदा दिख रहा है, विपक्ष को सीमित अवसर। अब चलते हैं बिहार की ओर। यहाँ 5 सीटों पर चुनाव होना है। एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा विधानसभा समीकरण के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू मिलाकर 4 सीटें आसानी से निकाल सकते हैं। 2 बीजेपी और 2 जेडीयू। विपक्ष की ओर से आरजेडी को एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। उसे कांग्रेस और वाम दलों का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इससे विपक्षी वोटों में बिखराव की आशंका है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो 5 सीट एनडीए के खाते में भी जा सकती है। इसलिए बिहार में विपक्ष की सियासी झटका लगने की संभावनाएं अधिक है। अब तमिलनाडु की बात करें। यहाँ 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें 4 सीटें डीएमके के पास है, एक एआईडीएमके के पास है और एक सीट पहले टीएमसी के खाते में थी। मौजूदा विधानसभा में डीएमके गठबंधन मजबूत स्थिति में है। डीएमके 4 सीटें आसानी से बरकरार रख सकता है। एआईएमडीएमके अपनी एक सीट बचाने की स्थिति में दिख रही है। 6ठी सीट पर मुकाबला हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर दिखता नहीं है। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर चुनाव है। इसमें से 4 सीटें टीएमसी के पास है और एक सीपीआईएम के पास है। विधानसभा में टीएमसी का दबदबा बरकरार है। 4 सीटें टीएमसी आराम से निकाल सकती है, लेकिन सीपीएम की एक सीट खतरे में बताई जा रही है। बदले हुए राजनीतिक समीकरण में बीजेपी उस सीट पर दावा ठोक सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में विपक्षी इंडिया ब्लॉक को नुकसान होगा और बीजेपी को लाभ हो सकता है। ओडिशा में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अभी 2 सीटें बीजेपी और 2 बीजेडी के पास है, लेकिन विधानसभा के नए गणित के अनुसार बीजेपी की स्थिति मजबूत है। संभावनाएं जताई जा रही है कि बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है और बीजेडी को एक सीट से संतोष करना पड़ सकता है। यदि यह होता है तो ओडिशा में बीजेपी की ताकत राज्यसभा में और बढ़ जाएगी। असम में 3 सीटों पर चुनाव है। फिलहाल 2 सीटें बीजेपी और एक असम गण परिषद के पास है। मौजूदा विधानसभा के आधार पर बीजेपी 2 सीटें फिर जीत सकती है। तीसरी सीट पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ अगर एकजुट होते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन एजीपी के लिए यह सीट बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। हरियाणा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अभी दोनों सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस की ताकत बड़ी है। मौजूदा गणित के मुताबिक एक सीट बीजेपी, एक सीट कांग्रेस जीत सकती है। यानी यहाँ बीजेपी को एक सीट का नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को फायदा। छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर चुनाव है। यहाँ एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि कांग्रेस की पूर्व स्थिति की तुलना में यहाँ उसे सीमित फायदा दिख रहा है। तेलंगाना में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहाँ हालिया विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ बीआरएस के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पहले यहाँ उसका वर्चस्व था। तेलंगाना सरकार के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर चुनाव है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी को यहाँ नुकसान होगा। अब अगर कुल तस्वीर देखें तो एनडीए की राज्यसभा में ताकत बढ़ती दिख रही है,
खासकर महाराष्ट्र, बिहार और ओडिशा जैसे बड़े राज्यों में। विपक्षी इंडिया ब्लॉक को बंगाल और बिहार में संभावित झटका लग सकता है, लेकिन हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। राज्यसभा का चुनाव सीधे जनता नहीं बल्कि विधायक करते हैं, इसलिए विधानसभा की मौजूदा ताकत ही असली समीकरण तय करती है। जहां बहुमत साफ है वहां परिणाम लगभग तय है, लेकिन जहां संख्या का अंतर कम है वहां क्रॉस वोटिंग या रणनीतिक चालें खेल बदल सकती हैं। 16 मार्च का दिन सिर्फ सीटों का फैसला नहीं करेगा बल्कि यह भी बताएगा कि आने वाले समय में संसद के ऊपरी सदन में किस गठबंधन की आवाज ज्यादा बुलंद होगी। राज्यसभा में संख्या बढ़ने या घटने का असर कानून पास कराने, संवैधानिक संशोधनों और राजनीतिक संतुलन पर सीधे पड़ता है। कुल मिलाकर यह चुनाव सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अहम है। कुछ राज्यों में सीधा फायदा, कुछ में सीधा नुकसान और कुछ में कांटे की टक्कर। यही है इस बार की राज्यसभा चुनाव की असली तस्वीर है। 16 मार्च को यह साफ हो जाएगा कि किसके खाते में कितनी राजनीतिक मजबूती जुड़ती है और किसे अपने राजनीतिक रणनीति के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। रणनीति गणित पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। वजह है राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाला चुनाव और खास तौर पर वो 5 सीट जिसने पूरी सियासी समीकरण को रोमांचक बना दिया है। 4 सीटें जहां एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, वहीं 5वीं सीट को लेकर विपक्ष ने ऐसी चाल चलने का संकेत दे दिए हैं जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ दावा किया है कि महागठबंधन सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं उतारेगा बल्कि जीत भी दर्ज करेगा। उनका कहना है कि सियासी गोटी सेट हो रही है और आने वाले दिनों में उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सचमुच विपक्ष के पास उतनी संख्या है या यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की राजनीति है। सबसे पहले गणित समझ लेते हैं। बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास लगभग 202 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है। इस संख्या के साथ 5 में से 4 सीटें एनडीए आसानी से जीत सकता है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर 2-2 सीट निकालने की स्थिति में है, इसलिए 4 सीटों पर मुकाबला लगभग एक तरफा माना जा रहा है। लेकिन असली कहानी 5 सीटों से शुरू होती है। महागठबंधन का दावा है कि उसके पास फिलहाल करीब 35 विधायकों का समर्थन है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक, कांग्रेस के 6 विधायक और वाम दलों के 2 विधायक, एक कम्युनिस्ट पार्टी का 1 और अन्य सहयोगी दल का 1 विधायक शामिल है, यानी कुल 35 का आंकड़ा। अब अगर इस संख्या में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक का समर्थन जुड़ जाए तो कुल संख्या 41 तक पहुंच सकती है। यही वह जादुई आंकड़ा है जो राज्यसभा की एक सीट गठबंधन को दिला सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी लगातार बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने विपक्षी दलों में 7 बैठक की, जिसमें एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायकों को साथ लाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान और बीएसपी विधायक के रुख पर सकारात्मक बातचीत हुई है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सवाल यह है कि अगर विपक्ष 41 का आंकड़ा छू लेता है तो क्या वह सीट निकाल पाएगा। राज्यसभा चुनाव में विधायकों द्वारा वोटिंग होती है और यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होती है। आत्मतौर पर यदि संख्या पूरी हो जाए तो सीट निकालना संभव है, लेकिन यहाँ एक और फैक्टर अहम है, क्रॉस वोटिंग। यदि विपक्ष के सभी विधायक एकजुट रहे और कोई क्रॉस वोटिंग ना हो तभी यह रणनीति सफल होगी। दूसरी ओर एनडीए की कोशिश होगी कि विपक्ष के भीतर दरार डाल दी जाए या समर्थन टूटे। एनडीए के 202 विधायक हैं। सैद्धांतिक रूप से यह संख्या 4 सीटों के लिए पर्याप्त है, लेकिन 5वीं सीट पर मुकाबला तब बनता है जब विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरता है। अगर एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन पक्का हो जाता है तो मुकाबला कांटे का हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, यह विपक्ष की एकजुटता की परीक्षा है। अगर महागठबंधन 5वीं सीट जीत लेता है तो यह संदेश जाएगा कि बिहार में विपक्षी खेमे की रणनीति मजबूत है और वह एनडीए को चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन अगर समर्थन बिखर जाता है या कोई दल पीछे हट जाता है तो विपक्षी रणनीति को बड़ा झटका लगेगा। तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास भी इसी गणित पर टिका है। उन्होंने संकेत दिया है कि संख्या पूरी हो जाएगी और महागठबंधन जीत दर्ज करेगा। उनके बयान को राजनीतिक दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
ताकि संभावित सहयोगी दलों पर समर्थन देने का नैतिक दबाव बने। दूसरी ओर एनडीए खेमे में फिलहाल आत्मविश्वास नजर आ रहा है। उनका मानना है कि संख्या बल उनके पक्ष में है और विपक्ष के पास वास्तविक रूप से उनकी ताकत नहीं है जितनी संख्या दिखाई जा रही है। एनडीए की रणनीति यह भी हो सकती है कि विपक्ष की उम्मीदवार उतारने के लिए प्रेरित किया जाए और फिर अंतिम क्षणों में समीकरण बदल दिया जाए। बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ और आखिरी वक्त के फैसलों का इतिहास रहा है, इसलिए यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि गणित अभी से तय है। उम्मीदवार की घोषणा, समर्थन का औपचारिक ऐलान और नामांकन के अंतिम दिन तक की रणनीति, ये सभी फैक्टर तस्वीर बदल सकते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन सिर्फ गणित नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी देगा। अगर ये दल महागठबंधन के साथ जाते हैं तो विपक्षी एकता की दिशा में बड़ा संकेत होगा, लेकिन अगर वे तटस्थ रहते हैं या अलग राह चुनते हैं तो 5वीं सीट का सपना महागठबंधन का अधूरा रह सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नई गर्माहट ला दी है। अभी तक जो चुनाव एक औपचारिक प्रक्रिया माना जा रहा था, अब वह रणनीतिक मुकाबले में बदल गया है। 5वीं सीट अब प्रतिष्ठा का सवाल बनती जा रही है। आने वाले दिनों में जब उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे तब असली तस्वीर साफ होगी। क्या महागठबंधन एक सर्वमान्य उम्मीदवार उतारेगा? क्या एएमआईएम और बीएसपी खुलकर समर्थन की घोषणा करेंगे? और क्या एनडीए अपनी संख्या को पूरी मजबूती के साथ रख पाएगा? फिलहाल बिहार की राजनीति में अंक गणित और रणनीति दोनों चरम पर है। 4 सीटों पर एनडीए की बढ़त लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन 5वीं सीट ने खेला को दिलचस्प बना दिया है। यह मुकाबला सिर्फ संसद की एक सीट का नहीं बल्कि सियासी संदेश और विपक्ष की ताकत का भी है। 16 मार्च को जब मतदान होगा और नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा कि तेजस्वी यादव की सियासी गोटी वाकई फिट बैठी या एनडीए का गणित भारी पड़ा। तब तक बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़, बातचीत और रणनीति का दौर जारी रहेगा और 5वीं सीट पर सबकी नजर टिकी रहेगी। तो ये आज थी पॉलिटिकल गेम की खास 3 खबरें। आपको कैसा लगा? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट चैनल ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।